हेलो डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। आज हम जो नीट 2025 का पेपर है उसका एनालिसिस करेंगे और माई सेल्फ एमएलसी सर और मेरे साथ ही केमिस्ट्री के सीवी सर। तो हम आज जो पेपर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उसको डिस्कशन करने जा रहे हैं। और पेपर था वो बिल्कुल इजी नहीं बोल सकते तो वेरी डिफ़िकल्ट भी नहीं बोल सकते। जो पेपर था सीवी सर बिल्कुल मॉडरेट पेपर था सर, ये मॉडरेट बोल सकते हैं इसको। तो हम देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चन हम डिस्कशन करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर है, जो क्वेश्चन नंबर नहीं दे रखा डायरेक्ट बताते हैं। देखो ये आपको दे रखा है इधर एस्टर, और आप लोग सब जानते हो कि जो एस्टर होता है उस एस्टर का जो रिडक्शन किया जाता है, और रिडक्शन करके जब कंप्लीट नहीं किया, इसने रोक दिया एल्डिहाइड पे, इसका मतलब इसको कंप्लीट रिडक्शन नहीं हुआ। और आप जानते हो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है प्योर। इसका मतलब इसका रिडक्शन सर एल्डिहाइड कौन कराता है आपको? यहाँ सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये तो सीधा सीधा क्या कर देते हैं, एल्कोहल का फॉर्मेशन कर देते हैं। बिल्कुल सर, ये इसका मतलब इसका जो ये दे रखा है 4, और आप इसको साफ साफ जानते हो एनसीईआरटी में मेंशन भी है कौन है, डाइबल एच होता है, ये डाइबल एच। और ये क्या करता है, और ये यहाँ टेम्परेचर मेंशन है कोई बात नहीं, और आपको पता होना चाहिए जो इसका टेम्परेचर होता है वो -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करता है। तो इसका आंसर साफ साफ हो जाता है, बिल्कुल क्लियर आंसर होता है 4 डाइबल एच। चलो 4 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जी सीवी सर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना था ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर से आया है, जो अपने पीछे विटामिन्स की एक टेबल दी हुई है। एकदम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप इसको लर्न करके गए तो आपका क्वेश्चन ये बिल्कुल सही होगा। तो अपन इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, जो विटामिन B12 है ये आप लोग बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं और अपने केमिस्ट्री में भी दिया हुआ है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होगी वो होती है अपनी पर्नीशियस एनीमिया। विटामिन B12 से डिजीज होगी कौन सी? पर्नीशियस एनीमिया। फिर देखते हैं विटामिन डी की वजह से जो डिजीज होगी डेफिशिएंसी से, वो सिंड्रोम होता है रिकेट्स, यानी जो बोन्स होती हैं बच्चों की वो थोड़ी इसमें कमजोर हो जाती है। फिर अपन देखें नेक्स्ट, अगर विटामिन B2, तो विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से डिजीज होती है एक सर चिलोसिस क्या होता है कि जो आपके जो लिप्स हैं इनके कॉर्नर्स धीरे धीरे फटने लग जाएंगे, यहाँ से ब्रेक डाउन होता है थोड़ा। फिर नेक्स्ट अपनी जो विटामिन है विटामिन B6, और विटामिन B6 के कारण जो डिजीज होगी वो होगी कन्वर्जेंस। ये थोड़ा ब्रेन को अपने इफेक्ट करेगा और इसमें इनवॉल्यूंटरी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है ये लगातार इसमें चलता है। तो सर हम ये कह सकते हैं ये क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको अपन सिंपल में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, आप इसको डिस्कस कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैं कहूँगा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। आप बेसिक स्ट्रेंथ जानते हो कि जो जितना लोन पेयर को इजीली डोनेट कर देगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। इसका हम देखते हैं, और आपने देखा भी होगा, आपको ये देखता होगा 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, ये होता है मिथाइल के केस में। और इथाइल केस में बात करें 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, ये होता है इथाइल केस में। अगर हम देखते हैं इस केस में फर्स्ट दे रखा है हमें एन इथाइल अमाइन, तो जो एन इथाइल अमाइन है वो हम लिख देंगे, ये 2 कार्बन, ये एन, ये दे रखा है एन इथाइल अमाइन, और ये दे रखा है 2 डिग्री माइनस। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है इथेन अमाइन, तो इथेन अमाइन होता है गाइस, ये होता है इथेन अमाइन, और आप इसको जानते हो ये 1 डिग्री होता है। उसके बाद दे रखा है एन मिथाइल एनिलीन, यानी ये एनिलीन दे रखा है, ये एन है, और यहाँ पे मिथाइल दे रखा है, और आप जानते हो इसकी डिग्री भी सेकेंडरी डिग्री। और आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी डिग्री जो नाइट्रोजन से कितने डायरेक्टली कार्बन एटम अटैच है उस पर डिपेंड करती है, ना कि कार्बन की डिग्री पे डिपेंड करती है। और फाइनली अगर लूँ बेंजीन अमाइन, यानी यहाँ पे दे रखा है साफ साफ दे रखा है एनिलीन, यहाँ दे रखा है PH बॉन्ड NH2। अब देखिए बिल्कुल आप अगर हम कंपेयर करें तो ये इसकी डिग्री बोल दें 1 डिग्री बोल दें, 1 डिग्री बोल सकते हैं इसको। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो सबसे आगे 2 डिग्री, तो सर सबसे आगे 2 डिग्री बात करें तो सबसे आगे डिग्री दे रखा है एन इथाइल एनिलीन। ठीक है सर, ये ऑप्शन काट दे, ये साफ साफ काट दे, उसके बाद ये ऑप्शन भी काट दे। अब बच्चे हमारे पास 1 और 4 ऑप्शन। अब हमें पता है 2 डिग्री आगे होता है तो एन इथाइल अमाइन, इसको हम सबसे आगे करेंगे तो 2 डिग्री वाला सबसे आगे हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा ये 1 डिग्री वाला। अब बात करते हैं इन दोनों में क्या प्रेजेंट है कि सर ये 2 डिग्री वाला आगे क्यों नहीं हुआ। आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ का जो लोन पेयर है वो इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में प्रेजेंट है, तो वो डोनेट करना इजीली नहीं चाहेगा। इसीलिए हम बात करेंगे कि सबसे आगे होगा 2 डिग्री। जो ये 2 डिग्री कौन है, जो जिसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, यानी हम बोल सकते हैं लोकलाइज लोन पेयर।
उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 2 डिग्री, उसके बाद हो गया 1 डिग्री, ठीक है सर। और सबसे लास्ट में सर अब ये दोनों के दोनों रेजोनेंस में है, तो यहाँ क्या करेंगे 1 डिग्री वाला 2 डिग्री से क्या होता है पीछे, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चले ऑर्गेनिक की तरफ, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यार, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर। तो आप जानते हैं कि ये जो रिएक्शन है जो ब्रोमीन वाटर के कलर को डीकलराइज करता है वो अपना टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन होगा। तो टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन कौन से कंपाउंड देंगे जिनमें कोई भी पाई बॉन्ड वहां पे प्रेजेंट होगा। अब अगर अपन इस कंपाउंड्स में जो अपने ऑप्शंस दिए हुए हैं तो इसमें थर्ड ऑप्शन एकदम सिंपल दिख रहा है कि ये साइक्लो एल्केन कंपाउंड है और ये अनसेचुरेशन टेस्ट नहीं देगा। अनसेचुरेशन टेस्ट अगर नहीं देता तो ये ब्रोमीन वाटर के कलर को भी डिकलराइज नहीं करता। इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर जी। देखिए ये जो क्वेश्चन था हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन था और बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, यानी जो ऐसे बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन पे एल्किन दे रखी है, HBr है, और ये देखो बेंजोल प्रोक्साइड। प्रोक्साइड आपको दिखते ही आपको याद है HBr प्रोक्साइड एल्किन मतलब एंटी मार्कोनिको, यानी जहाँ स्टेबल जुड़ना चाहिए वहां पे ना लग के वो अनस्टेबल पे जो उससे कंपेरेबली अनस्टेबल है। तो हम बात करते हैं सर ये है 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, यानी ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। आप बताओ कौन सा स्टेबल 3 डिग्री, तो उस पर मत जोड़, 2 डिग्री पे अटैच कर दे। जैसे हम 2 डिग्री पे अटैच करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाएगा, ये मिथाइल और यहाँ पे लग जाएगा ब्रोमीन। अब देखो ब्रोमीन दे रखा है और आप जानते हो कि ब्रोमीन एक गुड लिविंग ग्रुप, वो निकलना चाहेगा और इसका मतलब किसका वेट करेगा, अगर ब्रोमीन निकलना चाहेगा इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा माइनस और यहाँ पे डेल्टा प्लस, इसका मतलब ये K प्लस CN माइनस, तो CN जो CN माइनस है वो क्या हो गया यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हो गया, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ब्रोमीन को एक गुड लिविंग ग्रुप है जो रिमूव हो जाएगा और प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा और यहाँ लग जाएगा साइनाइड। फिर क्या दे रखा है सोडियम मरकरी। तो आपको एक बात बताना चाहता हूं मैं, आप ऑर्गेनिक में जब भी मेटल देखते हो क्लेमेंसन जिंक आ गया, एल्किल हैलाइड देखा जिंक आ गया रिडक्शन कर देगा। जब भी आप मेटल देखते हो उसका काम है रिडक्शन, तो आप बताओ ये मेटल दिख रहा है आपको सोडियम मरकरी, तो क्या कर देगा रिडक्शन। और आप जानते हो साइनाइड का क्या रिडक्शन करेगा, देखो आइसोसाइड बना नहीं सकता, ये तो हमारा प्रोडक्ट नहीं, ये भी हमारा प्रोडक्ट नहीं, तो बचा क्या ये लो। अगर आपको पता नहीं कि रिडक्शन में बनेगा क्या फिर भी आप आंसर करके आ जाओगे, क्योंकि क्या बनना है हमारा आंसर तो ये सही है। कौन सा, क्योंकि यहाँ कौन जुड़ा था CH2 और यहाँ कौन जुड़ा, ये मतलब CN जुड़ा था, तो यहाँ कार्बन जुड़ा था, तो यहाँ तो इसमें कार्बन यहाँ नाइट्रोजन जोड़ रखा है, तो ये वैसे गलत है। तो ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन हो गया, आपको माइंड लगाने की जरूरत ही नहीं थी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया। तो क्या बन जाएगा, ये अमाइन बन जाएगा। चलो तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अपन बात करते हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक हाँ प्रैक्टिकल पीयूसी का बोल सकते हैं इसको, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। थ्योरेटिकल जितने हैं सीवी से एनसीईआरटी बेस्ड है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई डिफिकल्ट नहीं बोल सकते। इस बार क्वेश्चंस ट्रिकी भी थे और थोड़े लेंथी हाँ, क्वेश्चन वो भी सोचने वाले भी। बिल्कुल। चलो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है मैट्रिक्स मैच टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं और उनका मेथड ऑफ सेपरेशन दिया हुआ है कि किस मेथड के थ्रू अपन सेपरेशन करते हैं। तो अपन अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखें क्लोरोफॉर्म और साथ में आपको दी हुई है एनिलीन। तो क्लोरोफॉर्म और जो एनिलीन है इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है ज्यादा, इसलिए अपन इसका जो सेपरेशन होगा सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू करेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन। तो फर्स्ट में क्या होना चाहिए सर इसमें, तो सर हम ऐसे ये आंसर कटवा दे क्या, बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन यहां से बिल्कुल कट। तो सर फिर तो ये काम कर दीजिए ना, आप सीधा डी का देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल डी वाला भी अपन देख सकते हैं कि आंसर डी वाले से अपना इसमें डी वाला देखिए से एनिलीन वाटर। बिल्कुल सर, जो एनिलीन वाटर है इसको अगर अपन सेपरेट करेंगे, ये तो पता है स्टीम डिस्टिलेशन होता है, स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू इसको सेपरेट कर सकते हैं। ये एकदम क्वेश्चन है बिल्कुल। अगर आपको एग्जांपल याद है तो क्वेश्चन आपका करेक्ट है। थर्ड आंसर, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा थर्ड। बिल्कुल। देखिए सिस ट्रांस आइसोमर्स, यानी आपसे पूछ रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में। फर्स्ट दे रखा है 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, आप साइक्लोप्रोपेन बना लिए और 1,1। तो हमें पता है कि जो कंडीशन चाहिए किसी भी साइक्लो एल्केन में वो एक कार्बन पर मिनिमम 2 कार्बन पर ग्रुप अटैच होने चाहिए। तो आप सोचो इसका क्या बनाओगे, आप एक वेज लोगे, इधर तो कोई है ही नहीं लेने को, इसलिए आप ये भी नहीं हो सकता। अगला 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये बना लीजिए आप साइक्लोहेक्सेन और यहाँ लगा दो मिथाइल मिथाइल, तो 1,2 पोजीशन। तो कैसे हो जाएगा, इसको आप ले लो एक बार वेज पे, इसको भी ले लो वेज पे, और इसका अगला क्या कर लो, एक को ले दो, इसको ले लो वेज पे, इसको ले लो डेज पे, तो कौन सा हो जाएगा सेकेंड 1 पेंटीन। और ये क्या करेगा, ये 1 पेंटीन यानी CH2 ग्रुप आ गया। और आपको पता है कि किसी भी एल्कीन अगर JHO करी उस पे AB टाइप का सिस्टम होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड।
जी देखिए, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद, आप ये पढ़ते हो और बहुत सिंपल है, और ये नोट्स के क्वेश्चन है, सारे के सारे नोट्स के क्वेश्चन है, नोट्स में ये सारा डिटेल पढ़ाया जाता है। एनिलीन पे आप डालते हो क्या, ये बोल रहा है नाइट्रस एसिड, यानी आप डालते हो NaCO2, और ये टेम्परेचर होता है गिवन 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, या केल्विन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये अगर हम इसको बनाते हो तो क्या बनता है, यहाँ पे आप सब लोग पता है, आपकी नोट्स में लिखा हुआ है ये बात, आप अब भी चेक कर सकते हो। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट बोलते हैं। बिल्कुल ये सही बात है। इट कंपोज इजिली इन ड्राई स्टेट, बिल्कुल एनसीईआरटी क्लियर बात बोल रखी है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। तो अगर जहां इनकरेक्ट है उसको आप रिमूव कर दो, ये सर इनकरेक्ट है, इसको रिमूव कर दो, करेक्ट है, करेक्ट है, चलो, और इसको भी कर दो, ये भी बोल रहा है इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं, फर्स्ट तो करेक्ट है। नेक्स्ट पढ़ो, इंसर्शन ऑफ द आयोडीन, यानी बोल रहा है अगर आयोडीन का इंसर्शन करें बेंजीन रिंग में, आयोडोबेंजीन अगर हमें बनाना है, हाँ अगर हमें आयोडोबेंजीन बनाना है तो आयोडोबेंजीन बनाना डिफिकल्ट होता है, यानी आप सीधा आयोडोबेंजीन नहीं बना सकते। अगर हमें मतलब क्लोरिनेशन हम करा सकते हैं, पर आयोडीनेशन कराना हल्का सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वहां पर एक तो आप I2 लोगे, तो I2 लोगे तो हल्का सा वहां वैसे जो हमें चाहिए, जो न्यूक्लियोफाइल चाहिए वो हल्का सा वीक होगा। जबकि अगर हम ले लें इस रिएक्शन जो डाइजोनियम सोल्ट है, इस पे अगर हम K डालते तो आप जानते हो K+ और I-, अगर K+ और I- हो गया तो I एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो इस मेथड से क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर जो आयोडोबेंजीन है इजीली बना सकते हैं। तो बहुत स्टेटमेंट आर कर, तो थर्ड आंसर इज करेक्ट, बहुत स्टेटमेंट आर एनसीईआरटी, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड सर जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हुआ, इसमें अपने एक रिएक्शन दी हुई है और इसमें 2 स्टेप्स दिए हुए हैं। चलो इसको अपन सॉल्व करते हैं। पहले जो क्वेश्चन था इसमें एक कीटोन था और यहाँ पे एक साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट था, और उसकी रिएक्शन करवाई थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एक्सिस पे, ठीक है सर। तो इसको अगर अपन देखें कि कीटोन की रिएक्शन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में होगी, तो ये आप लोग जानते हैं कि इससे क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। कीटोन जब रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड के साथ, तो सर सेकंड ऑप्शन अपन कट कर देते हैं, तो इसमें एक तो अल्कोहल बनेगा सर, बिल्कुल। तो अगर अपन इसमें ऑप्शन अगर अपन हटाएं तो सेकंड ऑप्शन यहाँ से कट हो गया, कट हो गया जी सर। फिर इसमें जो बच्चे सर जो मिस्टेक करेंगे वो गलती करेंगे साइनाइड पे, कि यहाँ पे जो साइनाइड ग्रुप दिया हुआ था जी, इसकी जगह अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इसके साथ पहले क्या होगा कि ये इसका एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक साइड पे इस पे आएगा CH3 और एक तरफ इस पे आएगा हाइड्रोजन, ठीक है सर। और नेक्स्ट स्टेप में इसका अपन करते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पे जब कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो कीटोन का फॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन जो बच्चे गलती करेंगे, बच्चे क्या गलती करेंगे कि कीटोन बन गया, फर्दर रिएक्शन करवा देंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पर एक्सेस में दिया हुआ है, तो फर्दर रिएक्शन से वो फिर से अल्कोहल बना देगा। बच्चों मैं कहना चाहूंगा, अगर यहाँ पर ये एक्सेस में वाटर डाला तो ये CH3- H+ लेके ये क्या बन गया, ये भी तो न्यूट्रल हो गया ना, एल्केन कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सर सीवी से इसका बात करते हैं 4 आंसर इज करेक्ट। जो CN ग्रुप है ये तो कीटोन में कन्वर्ट होगा और कीटोनिक ग्रुप इसमें अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहा इसमें बायोमोलिक्यूल चैप्टर से। इसमें एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि शुगर X आपको बोली हुई है कि X को आपको बताना है, उसकी कुछ डिटेल्स आपको दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको X को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी शुगर यहाँ पे हो सकती है। तो अपन इसको पढ़ लें। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया ये था X इज फाउंड इन हनी, कि जो X शुगर होगी ये हमारी हनी में मिलती है। तो ये अगर आप एनसीईआरटी खोलें उसमें फ्रक्टोज के बारे में आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि हनी शुगर भी इसको बोला जाता है। हनी में क्या मिलता है, फ्रक्टोज। चलो ठीक है, और अगर अपन आगे डिस्कस करते हैं कि हनी में क्या मिलेगा, फ्रक्टोज। फिर नेक्स्ट इसके बारे में जब स्टेटमेंट दिया हुआ है इट इज ए कीटोन शुगर, तो फ्रक्टोज जो होगा हमारा ये क्या होता है, फिर कीटोनिक ग्रुप इसमें प्रेजेंट है तो अपन इसको बोल सकते हैं सर ये कीटोन शुगर का एग्जांपल हो गया। फिर बात करेंगे एग्जिस्ट इन अल्फा एंड बीटा एनोमेरिक फॉर्म्स, तो जो फ्रक्टोज होगा इसकी दोनों फॉर्म्स होगी, म्यूटा रोटेशन अपन बोलते हैं कि अल्फा और बीटा फॉर्म्स इसमें दोनों पॉसिबल है। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया इसका X इज लीवो रोटेटरी, यानी इसका जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो रोटेशन आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। और अपन सब जानते हैं कि फ्रक्टोज का प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए रोटेशन क्या होता है सर, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ये सारे स्टेटमेंट किससे मैच कर रहे हैं, अपने फ्रक्टोज से, यानी आंसर इसका क्या होना चाहिए सर, डी फ्रक्टोज। और ये क्वेश्चन भी एकदम एनसीईआरटी बेस्ड रहा है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब भी इस टाइप क्वेश्चन आए मैं बताता हूँ बहुत सिंपल है, डरना नहीं इस टाइप क्वेश्चन से। C4H जस्ट डबल की DU, अगर आप मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ाता हूँ मैं तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, DU मतलब पहले DU चेक करो। इस टाइप जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले DU चेक करने का मैंने ट्रिक बता रहा है कि C4H जस्ट डबल की DU कितनी होती है। इस क्वेश्चन में सर एकदम एक सिंपल और ये दिया हुआ है साइक्लिक, बिल्कुल साइक्लिक। DU के बारे में ज्यादा अपन सोचेंगे ही नहीं। हाँ, तो DU के बारे में नहीं सोचेंगे, साइक्लिक कंपाउंड बनाना। हाँ, तो इसका मतलब इसकी DU आ गई वैसे 1। अब बात करते हैं 4 कार्बन। तो सबसे पहले आप जितने कार्बन है
जैसे 4 कार्बन है तो ये लो ऑक्सीजन, और आप इस तरह की रिंग का फॉर्मेशन कर दो, ये हो गए 1। कहीं पर यहाँ पर कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है तो एक ही बनेगा, इसका मैं जोड़ लूँ 1। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं इससे 4 मेंबर रिंग की। तो 4 मेंबर में अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो बच्चों देखो ये क्या नजर आ रहा है आपको, कायरल सेंटर, इसके कितने बन जाएंगे 2, यानी एक R और एक S। अगला इसमें देखो ये तो भी मान लो इसके ऑक्सीजन से यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे, तो अगला यहाँ पे नेक्स्ट नंबर पे ले ले, तो जैसे हम नेक्स्ट नंबर पे गए ये ऑक्सीजन है और ये कौन आ गया मिथाइल। तो बच्चों देखो यहाँ सेम, तो इसका भी कितना बनेगा 1। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो 4 के बाद कौन से पे आ जाओ, थर्ड मेंबर रिंग पे आ जाओ। ये थर्ड में पे आ गए और इसका ले लिया S है, क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन लेना, ये भी कायरल है तो इसके भी बच्चों कितने बनेंगे 2 फॉर्मेशन होंगे। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम ऐसा क्यों ले, हम ऐसा भी कर सकते ना, हम ऐसा भी तो कर सकते ना, हाँ कर लो, 4 कार्बन है इसमें कोई कायरल नहीं है, इसका बनेगा 1। और अगला ऐसा भी तो कर सकते हैं, ये मिथाइल, तो सर यहाँ पर तो 2 कायरल सेंटर है, लेकिन क्या प्रेजेंट है बच्चों, सिमेट्री, पीओएस प्रेजेंट। अगर सिमेट्री प्रेजेंट है तो बनने चाहिए टोटल 4, लेकिन बनते कितने हैं 3। अगर हम कैलकुलेशन करते हैं 3 एंड 1 4 4 6 7 7 और 3 10, तो बच्चों से कौन सा हो गया फर्स्ट। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अपन ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ इसमें आपको थोड़ा जो है इसकी कैलकुलेशन बच्चे मिस्टेक करके आगे, कोई 6 करके आ गया, कोई 11 करके आ गया, इस टाइप क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ऐसे माइंड को शांत रखने की नीड है। ये थोड़ा सा ट्रिकी हाँ। क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द गिवन कंपाउंड्स फर्स्ट टू थर्ड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मार्क्ड विद स्टार इज। देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अपने जीओसी से ही क्वेश्चन रहा है। इसमें बोला गया है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी के अकॉर्डिंग आप इनको अरेंज कीजिए। ठीक है, जब भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात होती है सर तो ये होमोलाइटिक फिशन के अकॉर्डिंग इसका रेडिकल्स बना के होता है। बिल्कुल सही बात। तो अगर अपन इसमें रेडिकल्स अगर बनाएंगे तो इस जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे रेडिकल आएगा सर, ये एल्कीन वाले कार्बन पे, डबल बॉन्डेड कार्बन पे क्या आएगा रेडिकल आएगा। सेकंड ऑप्शन में ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर क्या आएगा वेरी रेडिकल अनस्टेबल है, और ये एकदम अनस्टेबल है बिल्कुल, तो ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसको एनर्जी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। थर्ड ऑप्शन अगर अपन देखेंगे तो इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे जो रेडिकल बनेगा ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, यानी ये कम एनर्जी में भी ब्रेक हो सकता है। तो अगर अपन इनमें बात करें रेडिकल की स्टेबिलिटी, तो मोस्ट स्टेबल रेडिकल तो इसमें होगा थर्ड, इसके बाद होना चाहिए फर्स्ट और फिर होना चाहिए सेकंड। लेकिन जब क्वेश्चन था बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का तो सर जो मोस्ट स्टेबल होगा वो लीस्ट एनर्जी में डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी सेकंड में, उसके बाद आएगा फर्स्ट और फिर आना चाहिए सर थर्ड। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया अपना, सेकंड फर्स्ट थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिफेटिक एसिड दे रखे हैं बच्चों, आपको एक चीज तो याद होगी कि ये होता है फॉर्मिक एसिड, ये होता है बेंजोइक एसिड और ये होता है एसिटिक एसिड। ये हम ऑर्डर लिखते हैं, एसिड डिस्टेंस था पीके वैल्यू वेस्ट है। इसका मतलब अगर हमने ये सारे इस टाइप के एसिड दे रखे हैं, कोई यहाँ पर विड्रोइंग ग्रुप भी नहीं लगा रखा है, उस केस में आपको क्या करना होता है कि जब भी इस टाइप क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर देखो सर, यहाँ पर एसिड 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 गिवन है और कोई विड्रोइंग ग्रुप भी नहीं है। और ये जो यहाँ पर सर हम देख रहे हैं कि जो एसिड स्ट्रेंथ जो होती है वो हमारी होती है इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप के डायरेक्टली, तो इनवर्सली किसको हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के। तो यहाँ पर हम देखें तो फॉर्मिक एसिड है उसकी वैसे ही सबसे ज्यादा होती है और एसिड की कम होती है, तो ये रहा। अब बात करते हैं सर यहाँ दो जो मिथाइल ग्रुप है वो क्या लगाते हैं प्लस आई, और यहाँ पर क्या तीन ग्रुप प्लस आई लगा रहे हैं, तो इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट हो गया। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे उतनी उसको क्या करेंगे, उसकी जो बनने वाला उसका एनायन है उसको डिस्टरबाइज करते हैं, इसलिए उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट ज्यादा प्लस आई ग्रुप होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट बिलोंग्स टू लेसेन टेस्ट। तो बच्चों ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए कि लेसेन जो टेस्ट होता है वो होता है किसके लिए होता है, जो अपन ऐसे बोल सकते हैं सर, जो लेसेन टेस्ट है ये हेलोजन के लिए बोल सकते हैं, फास्फोरस के लिए इसको हम बोल सकते हैं, तो ये हम बोल सकते हैं, लेकिन सर कार्बन का है तो ये सेकंड आंसर तो बिल्कुल इनकरेक्ट नजर आ रहा है। और ये पूछ क्या है कि नॉट बिलोंग्स टू, और आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये तीनों रिएक्शन आपको वहां पे गिवन होगी। तो बच्चों इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड आंसर होगा बच्चों इसका, सेकंड आंसर। देखो यहां पूछा हुआ है कि जो SN2 है वो आयोडीन वाले केस और यहाँ है क्लोरीन वाला केस, आयोडीन की ज्यादा फास्ट होगी। यस, ये तो आप पहले बता दोगे कि सर जो आयोडीन है
वो बेटर लिविंग ग्रुप है, क्योंकि सर हम जब किसी भी ग्रुप में जाते हैं तो वहाँ पे जब नीचे जाते हैं तो स्टिल भी एनआईन की इंक्रीज होती है। ये आप बता, ये पढ़ते हो। फिर कल बार आई, यहाँ पर तो आयोडीन इज ए गुड लिविंग ग्रुप बिकॉज क्योंकि एनआईन इज मोर स्टेबल देन फ्लोरीन, मतलब फ्लोरीन के कंपेरिजन आयोडीन पे बहुत ज्यादा स्टेबल होता है नेगेटिव चार्ज। इसीलिए सेकंड क्या दे रखा है कि आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ बिल्कुल साइज की वजह से तो नेगेटिव क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है बहुत ट्रू है और इसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो थर्ड आंसर इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल। लीजिए सीवे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन Does डज not नॉट गिव बेंजीन एज द प्रोडक्ट, यानी इसको आपको बताना है कि कौन से रिएक्शन में बेंजीन एज ए प्रोडक्ट नहीं बन सकते। तो ये बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मेरे को दिखाई दे रहा है सर। इसमें अगर फर्स्ट ऑप्शन अपन देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन एसिटिलीन की रिएक्शन रेड और आयरन ट्यूब की प्रेजेंस में ये बिल्कुल बेंजीन बनता है, सबको पता है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सेकंड अगर अपन ऑप्शन देखते हैं तो डाइज़ोनियम डाइज़ोनियम क्लोराइड आपको दिया हुआ है और इसकी रिएक्शन H2O वार्म वाटर की, जब ये रिएक्शन होगी तो इसमें तो मेजर प्रोडक्ट फिनॉल बनना चाहिए, फिनॉल बनना चाहिए, यानी इस ऑप्शन में आपका बेंजीन नहीं बनेगा। अगर अपन इसमें आंसर की बात करेंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ बच्चे इसको मैंने आपको एक बात बोली थी जब भी पढ़ाता हूँ कि सर हमें पता होगा क्या, जब भी क्वेश्चन आते हैं नीट में तो मेंशन करता है इंक्लूड या एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स। यहाँ पे मेंशन कर रखा है जब भी मोनोक्लोरेशन 1 by 1 एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्लोरीन लगाना है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर क्लोरीन लगाना चाहता हूँ तो ये बन गया कार्यल, तो इसका मतलब इसके कितने बन गए 2। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो कोई कार्बोनेट इसका बन गया 1। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो फिर कितने बन गए 2, और अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ फिर कितने बन गए 1। टोटल बच्चों कितने हो गए 6। तो आंसर डियर स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नीट 2025 का अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल से। इसमें देखो पहला ये ए का जो स्टेटमेंट बनाया है, अनलाइक गैलियम हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होता है, हमने साफ लिखा रखा है कि गैलियम का वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये रूम टेम्परेचर पर ऑलमोस्ट लिक्विड फॉर्म में रहता है। वैसे तो इसका 302 केल्विन है, 298 केल्विन ही हम रूम टेम्परेचर मानते हैं, बट ये हम जनरली कह देते हैं कि ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाने वाला मेटल है। तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। मतलब ऑन पोलिंग स्केल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन एंड Cl आर नॉट सेम। दैट मीन्स ये तो सेम है, नाइट्रोजन की 3.0 है पोलिंग स्केल पर, Cl की भी 3.0 ही लिख रखी है एनसीईआरटी के अंदर। दैट मीन्स दोनों सेम वैल्यू हैं, तो ये कह रहा है नॉट सेम, तो इसका मतलब ये भी गलत स्टेटमेंट है। आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम के लिए सब आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ के अंदर पढ़ते हो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है। दैट मीन्स ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ का केस है। तो इसका मतलब ये शुरू वाले दोनों गलत थे और ये सी का ऑप्शन जो आ रहा है अभी तक तो ये करेक्ट आ रहा है स्टेटमेंट में। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन दिस। तो चलो बच्चों, ये थर्ड पीरियड वालों में हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमने आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में देखो पढ़ते हैं कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में से मैग्नीशियम की ज़्यादा होती है, एल्यूमिनियम की कम होती है। S2 वाला कॉन्फ़िगरेशन P1 वाले से ज़्यादा IE रखता है, तो दैट मीन्स यहाँ ये ऑर्डर ब्रेक हुआ है, तो ये भी गलत है। द एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ लिथियम एंड रूबिडियम। एक ही ग्रुप वालों को कंपेयर करवाया है, तो हम जानते हैं कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, तो सीजियम की ग्रेटर ज़्यादा है, C एंड E ओनली। फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो फिजिकल के सवाल हैं सारे। इसके बाद ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक फिर से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सवाल है। इसमें निकल के कॉम्प्लेक्स हैं सारे। यहाँ निकल 2+ में है, निकल 2+ में होता है तो क्या होगा 3D8 4S0 होगा, ठीक है। और Cl वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, तो दैट मीन्स T2G6 और Eg2 दो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो ये पैरामैग्नेटिक पूछ रहा है, तो निकल ये वाला ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक हो गया। NiCO4 जिसमें निकल 0 में है, निकल 0 में है तो 3D8 4S2 इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। बट हम जानते हैं कि कार्बोनिल इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड,
इसकी पेयरिंग करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो 3d10 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। दैट मीन्स ये तो डायामैग्नेटिक का केस है, इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर से सी वाले में निकल +2 में ही है, बट अब की बार Cn माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है, +2 में है, तो इसकी तरह ही होगा कॉन्फ़िगरेशन तो, बट ये अब की बार पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी तो दैट मीन्स ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है ये 4d ऑर्बिटल्स में 2-2 के फॉर्म में रहेंगे, यानी 4 Lp बन जाएंगे। तो यहाँ कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को नहीं मिलेगा। दैट मीन्स ये फिर से डायामैग्नेटिक हो गया। NiH2 का होल 6 ऑक्टाहेड्रल का केस है, निकल 2+ में है, वाटर बिहेव एज वीक फील्ड लिगेंड यहाँ पर, तो निकल +2 में है, वही आ गया फिर से 3d8 और S0, तो ये फिर से पैरामैग्नेटिक का केस आ गया। निकल ppS3 एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो दैट मीन्स ये सेम CO की तरह ही बिहेव करेगा, तो ये फिर से डायामैग्नेटिक हो गया। कहने का मतलब ये है कि A और C, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिजिकल ऑर्गेनिक के सवाल हैं ये कुछ। नेक्स्ट आ रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी मेंशन। तो इसमें पहले में वाटर, अमोनिया और क्लोरोफॉर्म के डाइपोल मोमेंट को कंपेयर किया गया है। वाटर का डाइपोल मोमेंट 1.85, अमोनिया का 1.47 समथिंग और क्लोरोफॉर्म का 1.04 एनसीईआरटी के डाटा हैं। दैट मीन्स ये करेक्ट है। वैसे भी हम डाइपोल मोमेंट स्ट्रक्चर वगैरह से निकालते हैं तो वाटर का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा ही आएगा। ठीक है। XCF4, XCO3 इन तीनों में जिनोन की कंपाउंड है। सेंट्रल एटम का लोन पेयर कंपेयर किया गया है। XCF4 जो है उसमें जिनोन के ऊपर जो 4 फ्लोरीन एटम हैं वो एक प्लेन में होते हैं, 2 लोन पेयर अप और डाउन इस प्रकार से रहते हैं। दैट मीन्स इसके पास 2 लोन पेयर हैं। XCO3 की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें जिनोन इस टाइप से कुछ कंपाउंड बनाता है, इसमें एक लोन पेयर है जिनोन के ऊपर, तो जिनोन का लोन पेयर आ गया 1। ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन ठीक था। अब XCF2 है, XCF2 में हम हाइब्रिडाइजेशन के बाद जब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ ये लीनियर मॉलिक्यूल होता है और इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर 3 होते हैं, तो ये गलत हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर ये ऑर्डर ब्रेक हुआ। बी का ऑप्शन ये जो है गलत है। इसमें सी में बॉन्ड लेंथ कंपेयर करवाई गई है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ में एनसीईआरटी के डाटा साफ लिखे हुए हैं और वैसे भी हम देखें तो हाइड्रोजन जहाँ जुड़ा हुआ है उसकी बॉन्ड लेंथ तो कम होनी है और OH की बॉन्ड लेंथ तो NO से तो बहुत कम है। दैट मीन्स OH सबसे पीछे रहेगा इसमें, लोवेस्ट बॉन्ड लेंथ में। और दैट मीन्स यदि मैं डाटा से इसको कंपेयर करता हूँ ना तो NO टॉप पर आता है, CH फिर आता है, उसके बाद OH बीच में आता है। दैट मीन्स ये बॉन्ड लेंथ का करेक्ट ऑर्डर नहीं हो सकता। N2O2 और H2 में बॉन्ड एंथैल्पी कंपेयर करवाई गई है और हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 3 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। इट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी भी उतनी ही ज़्यादा। तो नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन और इनमें तो ये D का भी करेक्ट ऑर्डर है, तो A एंड D ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल है, फिर से ऑर्गेनिक के सवाल हैं। एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फिर से सवाल आया है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। देखो बच्चों, लाइट, एनर्जी, वेवलेंथ, ये सारी चीज़ें हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास प्लांक इक्वेशन है E = h/nu या फिर E = hc/λ। यहाँ पर हमें रिलेशन देखना है E और लैम्डा का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। दैट मीन्स जहाँ एनर्जी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम। एनर्जी ज़्यादा वहाँ होगी बच्चों जहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। तो Cn- इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा, दैट मीन्स इसकी वेवलेंथ सबसे कम। ऐसा ऑप्शन देखें तो तीसरा और चौथा यानी पहला और दूसरा ऑप्शन तो काट दिया जाए। उसके बाद अमोनिया का नंबर आता है तो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा, तो इसकी वेवलेंथ इसके बाद आएगी, तो बी के बाद ए। फोर्थ ऑप्शन मुझे करेक्ट मिल रहा है। इसमें भी टाइटेनियम +3 में है, कॉपर 2+ में है, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो इसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी और सी की ज़्यादा। ठीक है, तो फोर्थ इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगले सवाल पर चलते हैं। देखो फिर से, विच अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग टू मेन ग्रुप एलिमेंट्स।
मेन ग्रुप एलिमेंट्स का मीनिंग ये है एस और पी ब्लॉक वाले जो होते हैं उनको हम मेन ग्रुप भी बोल देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव भी बोल देते हैं और नॉर्मल एलिमेंट्स भी बोल देते हैं। ठीक है, इसमें आपको यदि कॉन्फ़िगरेशन पहचानना है, नियॉन 10 3s1 दैट मीन्स साफ दिखाई दे रहा है सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन है और सोडियम रिप्रेजेंटेटिव में आता है, एस ब्लॉक में आता है। ऑर्गन 3d3 4s2 दैट मीन्स 18 और 5 ये हैं, वेनेडियम है, वेनेडियम डी ब्लॉक में आता है, दैट मीन्स इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p5 और एटॉमिक नंबर के हिसाब से देखूं तो ये आयोडीन का एटॉमिक नंबर बन रहा है, दैट मीन्स आयोडीन ऑल्सो बिलोंग टू पी ब्लॉक। एंड डी में ऑर्गन 3d10 4s1 ये कॉन्फ़िगरेशन है कॉपर का और कॉपर किस में आता है, डी ब्लॉक वालों में आता है, तो ये मेन ग्रुप का नहीं हो सकता। और ये लास्ट वाला जो है रेडॉन 5f0 6d2 और 7s2 ये वाला कॉन्फ़िगरेशन होता है 90 एटॉमिक नंबर जिसका है, दैट मीन्स थोरियम एफ ब्लॉक में आता है, तो ई भी इसमें किसी भी हालत में नहीं हो सकता। तो इसमें दो ही हैं ऐसे जो मेन ग्रुप एस और पी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, वो हैं ए एंड ई ओनली, ए और सी ओनली, सॉरी। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इसके बाद सिस ट्रांस ऑर्गेनिक का है, फिर फिजिकल आ गई। ये अपना एक फिजिक, इसमें प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में डायरेक्ट ग्रुप की मैचिंग करवाई है, कौन सा केटाइन कौन से ग्रुप से मैच करता है, बेसिक रेडिकल्स के बारे में पूछा गया है। देखो कोबाल्ट फोर्थ ग्रुप का है, फोर्थ ग्रुप में Zn2+, Mn2+, कोबाल्ट 2+ और निकल 2+। ठीक है, ये वाले चारों रेडिकल अपन पढ़ते हैं। इसमें ये जो है जिंक और निकल, एनटीए ने सिलेबस में यही दोनों दिए थे, बट पूछा कोबाल्ट के बारे में है। तो अपन एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि कुछ चीज़ें सिलेबस के बाहर भी पूछ सकते हैं। तो हालांकि हम सब लिखवाते हैं सारी ग्रुप की मैचिंग वगैरह, तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोबाल्ट फोर्थ ग्रुप का है, दैट मीन्स थर्ड से मैच कर जाएगा। Mg2+ सिक्स ग्रुप में केवल एक ही रेडिकल रखते हैं अपन, फोर्थ से मैच कर जाएगा। लेड फर्स्ट ग्रुप का होता ही हम जानते हैं, लेड Ag, तो लेड वाला फर्स्ट ग्रुप से मैच करेगा और एल्युमिनियम 3+ थर्ड ग्रुप से मैच करेगा। ऐसा एक ऑप्शन होगा, ए के साथ 3 यानी ये पहला तो सब में मैच हो रहा है, बी के साथ 6, बी के साथ है फोर्थ नंबर वाला, बी के साथ फोर्थ नंबर वाले में नहीं, दोनों मैच हो रहे हैं, ये दोनों तो कट गए। इसके बाद सी के साथ आ रहा है फर्स्ट, सी के साथ फर्स्ट में सिर्फ एक ही ऑप्शन बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ तो बच्चों चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बोला है कि ए हाइपोथेटिकल डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल विद बॉन्ड ऑर्डर 0 इज क्वाइट स्टेबल। ऐसे बोल रहा है कि भाई जो मॉलिक्यूल्स है, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। दैट मीन्स ऐसा होता नहीं है जिसका अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है वो मॉलिक्यूल क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इसका मतलब फर्स्ट जो होगा वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज द बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। ऐसा नहीं होता, बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। दैट मीन्स सेकंड स्टेटमेंट वो भी क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो गए, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को बोला है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच ऑफ द कंपाउंड विल बी हैविंग द मिनिमम कंडक्टेंस इन सॉल्यूशन। बोला है कि सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी किसकी मिनिमम होगी। कंडक्टिविटी जो होती है बेटा, कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कंडक्टिविटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ आइंस के। दैट मीन्स नंबर ऑफ आइंस जितने ज़्यादा होंगे उसकी कंडक्टिविटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बट हमें मिनिमम के बारे में पूछा है, तो इसमें जो मैक्सिमम होती है, इसमें जो आइंस है वो 4 है, इसमें आइंस है वो 2 है, इन दोनों में आइंस क्या है, 0 है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका थर्ड एंड फोर्थ दोनों करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया अपना डी ब्लॉक का कैटलिस्ट के बारे में पूछा है कि भाई कैटलिस्ट किस यूज में काम आते हैं। तो फर्स्ट बोला है कि हैबर प्रोसेस, तो हैबर प्रोसेस जो होती है उसमें अमोनिया का फॉर्मेशन होता है और उसमें जो कैटलिस्ट के रूप में काम आता है वो आयरन कैटलिस्ट के रूप में काम आता है, तो आंसर होगा आपका आयरन कैटलिस्ट होगा। सेकंड वेकर ऑक्सीडेशन है, वेकर ऑक्सीडेशन जो होता है दैट मीन्स जो वेकर प्रोसेस होती है वो इथाइन से एथेनॉल के फॉर्मेशन के रूप में काम आती है और उसमें जो कैटलिस्ट के रूप में काम आता है वो PDCl2 आता है, दैट मीन्स इसका जो आंसर होगा वो सेकंड हो जाएगा। और थर्ड विल्किन कैटलिस्ट है, तो विल्किन कैटलिस्ट आपका होगा PPH3RHCl। और फोर्थ बोला है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है जो TiCl4 ट्राईमिथाइल एल्यूमिनियम होता है, तो इसमें जो आंसर आएगा ये भी 4 हो जाएगा। तो A फर्स्ट, B सेकंड, C थर्ड, D फोर्थ, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका होगा फर्स्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना पी ब्लॉक से आया है और उसमें पूछा है कि भाई फर्स्ट स्टेटमेंट बोला है कि भाई लाइक नाइट्रोजन दैट कैन फॉर्म अमोनिया आर्सेनिक कैन फॉर्म आर्सेनाइन। ये से बोल रहा है कि नाइट्रोजन जैसे NH3 फॉर्म करता है, क्या आर्सेनिक भी आर्साइन बनाता है? हाँ, यस, ASH3 बनता है और आर्सेनिक आर्सेनाइन बनाता है। दैट मीन्स स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो गया आपका ट्रू स्टेटमेंट आ गया। अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो ये बोल रहा है कि एंटीमनी कैन नॉट फॉर्म एंटीमनी पेंटाऑक्साइड। बोल रहा है कि एंटीमनी है वो एंटीमनी पेंटाऑक्साइड नहीं बनाता, जबकि एंटीमनी पेंटाऑक्साइड है वो नेचर में एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स फॉर्म होता है। इसका मतलब स्टेटमेंट जो आपका इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट करेक्ट है एंड सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसका मतलब जो आंसर होगा आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना डी ब्लॉक का है, पूछा गया कि भाई फेरोमैग्नेटिज्म इज कंसिडर्ड एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म जो होते हैं वो जो होते हैं मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है दैट मीन्स जो पैरामैग्नेटिज्म होते हैं वो ऐसे मैग्नेटिक सब्सटेंस को बोलता है जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म इसके उच्च कोटि के होते हैं, दैट मीन्स जो पैरामैग्नेटिक से भी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। और वही बात बोल रहा है कि फेरोमैग्नेटिज्म इज कंसिडर्ड एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, दैट मीन्स स्टेटमेंट फर्स्ट जो होगा वो आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। अगर स्टेटमेंट सेकंड की बात करते हैं तो पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन Fe+2 एंड नियोडामियम +3 सेम और नॉट सेम। तो ये बोल रहा है कि सेम होते हैं। तो अगर अपन क्रोमियम +2 की बात करते हैं तो बेटा क्रोमियम +2 जो होता है वो 4s1 3d5 होता है और इसमें जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम +2 में है वो आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे फोर्थ, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो होंगे फोर्थ। और अगर नियोडामियम +3 की बात करें तो इसमें जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 3 और ये दोनों हैं वो सेम नहीं है, इसका मतलब स्टेटमेंट जो होगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, शेप के बारे में बोल रहा है AxO3। तो AxO3 जो होता है बेटा AxO3 इस टाइप का होता है जो पिरामिडल शेप है और sp3 हाइब्रिडेशन होगा। तो sp3 हाइब्रिडेशन और पिरामिडल शेप बोला है, उसका आंसर हो जाएगा सेकंड। और AxF2 जो होता है वो लीनियर होता है, AxF2 जो होता है वो लीनियर शेप का होता है और AxF2 तो sp3d इसका हाइब्रिडेशन होता है। अगर नेक्स्ट बात करें तो AxO4 होता है वो आपका स्क्वायर पिरामिडल होता है और इसका हाइब्रिडेशन जो होता है वो आपका। गुड इवनिंग बच्चों, आज नीट 2025 के जो पेपर हुआ है उसके केमिस्ट्री में ब्रांच में अपन फिजिकल केमिस्ट्री के सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से अपने स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अपन देखेंगे कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एंड लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ। ये क्वेश्चन देखेंगे कि फॉस्फोरिक एसिड, इसका मतलब ये हो गया है कि इसने H3PO4 दिया है, H3PO4, और अपन ये जानते हैं स्टेटमेंट पूछें कि H3PO4 है वो इस तरह से ब्रेक होता है, H3PO4 इस तरह से ब्रेक होता है कि देखिए H प्लस H2PO4 -1, फिर H2PO4 -1 वापस आगे ब्रेक होगा H प्लस HPO4 -2, फिर ये HPO4 -2 आगे ब्रेक होता है H प्लस PO4 -3 में। तो यहाँ पे जो फर्स्ट H प्लस है वो बहुत रैपिडली निकलता है, तो इसके आधार पे देखो K1 इज ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन क्या होगा K3। अब जब इसका मतलब ये फर्स्ट जो स्टेटमेंट है कि फॉस्फोरिक आयोनाइज इन 3 स्टेप्स विद देयर आयोनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यूज K1,
तो इसका तो Ka1 Ka2 और इसका क्या हो गया है Ka3। अब while K is overall ionization constant which of the following statement are true, तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट उसने पूछे हैं कि ट्रू कौन कौन से हैं। तो Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2 एंड Ka3, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया है। अब दूसरा कि जब इस पे लॉग अप्लाई करेंगे, जो लॉग K है इसके ऊपर जो K टोटल है उसके ऊपर अगर अपन इस पे K टोटल इज इक्वल टू Ka1 इंटू Ka2 इज इक्वल टू Ka3, तो अगर मैं इस इक्वेशन को ऐड करूं हूँ ऐसे इन तीनों इक्वेशंस को, तो इसके लिए Ka1 इस फर्स्ट इक्वेशन के लिए, दूसरे के लिए Ka2, तीसरे के लिए Ka3, और जब मैं ऐड करूंगा तो आप देखेंगे कि H3PO4 इज इक्वल टू 3H प्लस PO4 माइनस 3, आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है ये। अब देखो कि यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2 एंड Ka3। दूसरा, जब मैं इसका K टोटल लिखूंगा, ये इक्वेशन A B C और ये D इक्वेशन है, तो K इज इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3, और जब मैं इस पे लॉग अप्लाई करता हूँ तो अपने को मिलता है कि log K इज इक्वल टू log K1 प्लस log K2 प्लस log K3, ठीक है। और जो तीसरा इसने सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है कि H3PO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2PO4 माइनस एंड HPO4 माइनस 2, ये भी सही है और ये भी सही है। क्यों? H3PO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड, क्योंकि फर्स्ट H प्लस है वो बहुत जल्दी निकलता है, इसलिए H3PO4 स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, और ये जो दो हैं ये इससे वीकर रहेंगे। तो ये तीनों स्टेटमेंट A B एंड C, ये तीनों स्टेटमेंट इसमें से सही रहेंगे, तो सेकंड आंसर। अब आगे देखेंगे फिजिकल का क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन देखो, N2 प्लस O2 गिव्स 2NO और इसका डेल्टा H दिया हुआ है। इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन कहाँ जाती है? एंडोसाइड। कहाँ जाती है? एंडोसाइड। तो अब देखो इधर कि ये एंडोसाइड है और ये एक्सोसाइड है, तो अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन एंडोसाइड जाएगी। और ये पूछ रहा है कि NO के फॉर्मेशन के लिए NO ज्यादा से ज्यादा बने, इनमें से कौन सी वो जो कंडीशन है वो बेटर है। तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने से पर ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी और NO ज्यादा बनेगा, तो हायर टेम्परेचर। दूसरा, हायर कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड हायर कंसंट्रेशन ऑफ O2। तो आंसर क्या बन गया है? ACD ओनली। तो अपन आगे चलते हैं। देखो कि यहां से आगे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। उसने ये पूछा कि द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इन किलो कैलोरी पर मोल ऑफ Ba+2, ये पूछा है। और इसने दिया हुआ है SO4 माइनस 2 आयन की माइनस 216 किलो कैलोरी पर मोल, एंड स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ BaSO4 सॉलिड, बताओ ये कितना दिया हुआ है? माइनस 4.5 किलो कैलोरी पर मोल, एंड स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BaSO4 सॉलिड इज इक्वल टू ये। तो अब आप बताओ कि BaSO4 कैसे बनेगा? Ba+2 SO4 माइनस 2, Ba+2 SO4 माइनस 2 गिव्स BaSO4, गिव्स BaSO4, ये बन गया। अब इसने जो डेल्टा H रिएक्शन दी हुई है, जो जिसे ये बोल रहा है डेल्टा H क्रिस्टलाइजेशन, वो दी है इसने माइनस 4.5 किलो कैलोरी पर मोल। तो अब सीधी बात हो गई कि डेल्टा HR इज इक्वल टू समेशन ऑफ H प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ H रिएक्टेंट। तो अब देखो यहाँ पर तो माइनस 4.5 और प्रोडक्ट में BaSO4 है, और BaSO4 की दी हुई है अपने को कितनी? माइनस 349। बताओ कितनी दी हुई है? माइनस 349, फिर माइनस, और रिएक्टेंट के अंदर Ba+2 की निकलवाना चाहता है तो X, फिर माइनस, और SO4 माइनस 2 की कितनी दी है? माइनस का 216। तो अब देखो माइनस 4.5 इज इक्वल टू माइनस 349 माइनस X प्लस 216। तो x इज इक्वल टू, अपन बोलेंगे इसको अपन सोल्व करते हैं, माइनस 349 में से 216 जब 216 जाएंगे तो ये बचेगा माइनस 1 माइनस का 133 माइनस का माइनस
-4.5 और ये इसमें से जाएगा तो -133 और माइनस का x, तो x इज इक्वल टू 133 माइनस 4.5 और ये 133 से एक ही वाला कम है -128.5, तो ये आंसर बनेगा थर्ड -2128.5, तो ये आंसर आ जाएगा इसमें थर्ड। अपन चलते हैं आगे। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर जब आप देखेंगे कि ये बोल रहा है कि डेल्टा एच ये है। अब अपन जानते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू बताओ एच पी माइनस एच आर। अब एच क्या है, ये नेगेटिव 74.8 है और ये एच पी है माइनस एच आर है, तो ये नेगेटिव कब आएगी, जब एच आर की एंथैल्पी ज़्यादा होगी किससे, एच पी से, ठीक है, तभी ये क्या बनेगी, नेगेटिव। तो अब अपन देखेंगे कि ये यहाँ पर इन सब में देखो कि एच आर रिएक्टेंट की एंथैल्पी कहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, और प्रोडक्ट की एंथैल्पी कहाँ कम है, तो इसका जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, तो ये अगर अपन एनर्जी का ग्राफ देखें तो कौन सा आंसर बन जाएगा, थर्ड, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव तभी बनेगी जब एच पी तो क्या होगी, कम, और एच रिएक्टेंट क्या होगी, ज़्यादा। तो देखो इसकी एच रिएक्टेंट तो ज़्यादा आ रही है, प्रोडक्ट की क्या है, कम है, तो इसी आंसर के अकॉर्डिंग बताओ ये बन जाएगा 74.8 वाला, जिसमें थर्ड ग्राफ बनेगा। आगे चलते हैं। इसने ये पूछा है कि भाई के इक्विलिब्रियम के पी इज इक्वल टू बताओ के सी आर टी की पावर में डेल्टा एन जी। अब इस रिएक्शन का जो डेल्टा एन जी है वो तो कितना आ रहा है, 1, कितना आ रहा है, 1, और के पी इज इक्वल टू, अब के सी अपने को दिया नहीं है या के इक्विलिब्रियम, तो वो कैसे निकाल सकते हैं, के फॉरवर्ड अपॉन में के बैकवर्ड, और ये बोल रहा है क्वेश्चन की ये 1/2500 है। क्वेश्चन खुद कह रहा है कि द बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज हायर देन द फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट बाय ए फैक्टर ऑफ 2500 एट 110 केल्विन, और ये बोल रहा है आर की वैल्यू ये लेनी है। तो अब देखो केपी बराबर केसी तो आ गया 12500 इनटू आर की वैल्यू, इसको अगर अपन देखें शॉर्ट में जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो 1/12, और टेम्परेचर कितना है 1000, ये हो गया। अब देखो 2 0 से 2 0 कट गई, ये 5, ये 2, और ये कितना हो गया 2/60, तो इसका मतलब 1/30, और 1/3 होता है 0.33, और ये बोल रहा है 30, तो बताओ कितना हो जाएगा 0.033, और ये कौन सा आंसर आएगा, फर्स्ट आंसर। चलते हैं आगे। ये पूछा कि द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड। अब अपन ये जानते हैं 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/में n2 स्क्वायर, ये पूछता है। अब अगर रेशियो निकालूंगा मैं तो सीधी सी बात है, ये आर जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अब देखो 1/λ मैं निकाल रहा हूँ कहाँ से, 2 से 3, तो आर जेड स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, और देखो 1/ में ये कितना हो जाएगा 4 माइनस, और 2 से 3 4/9, तो ये बन गया है अपने पास ये, और 1/λ 4 से 6, तो तुम देखो ये बन जाएगा 1/16 माइनस 1/36। अब इसको सोल्व करते हैं तो तुम ये समझ में आएगा, तो 9 4, तो 9 में से 4 जाते हैं तो 5/36। इसमें देखेंगे तो 1/4 मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो देखो 1/4 बाहर, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 1/9, ठीक है। तो अब अपन सीधा ही बोल सकते हैं यहाँ से, देखो कि अगर 1/4/9 है तो यहाँ से ये देखो, अब 1/4/9 से ये कैंसिल आउट, और ये 1/4 हो गया, तो 4 रेशियो बना गया 1/λ 2/3 और 1/λ 4 से 6, ये तो क्या आ गया 4:1। लेकिन अपने को तो लैम्डा पूछा है, तो लैम्डा 2 से 3 और लैम्डा 4 से 6, बताओ वापस क्या हो जाएगा 1/4, तो आंसर क्या बनेगा, सेकंड। क्लियर प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। ये पूछा इसने कि द मोलर कंडक्टिविटी ये दी है, एल्फा पूछा है, क्या पूछा है, एल्फा, तो एल्फा इज इक्वल टू अपन जानते हैं लैम्डा, ये डाटा है 349.6, और एक डाटा है यहाँ पे 50.4, ये डाटा मिसिंग था,
तो अब तुम देखो इसको अगर अपन ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो लैम्डा एम जो इन्फिनिटी होगा, लैम्डा एम इन्फिनिटी होगा वो 349.6 प्लस 50.4, तो ये बताओ कि क्या बनेगा, 400। कितना बनेगा, 400। जोड़ के देख लो बोले कितना बनेगा, 400। अरे यस या नो, तो ये बन गया 400। अब लैम्डा एम भी बताओ आपको कितना दिया हुआ है, 90। ये कितना दिया हुआ है, 90, और लैम्डा एम इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 400। तो ये कैंसिल आउट, और ये 9/40 है, ये कितना है, 9/40, और इसे अपन जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.225, 0.225 फर्स्ट आंसर। कौन सा आंसर, फर्स्ट। आगे देखते हैं। ये पूछा है कि 5 मोल्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, इसका जो पीएस है वो तो दे रखा है कितना, 70, और जो अपन वैसे निकालेंगे तो पी अपन का कैसे निकालते हैं, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। ठीक है, तो पी नोट ए तो बताओ क्या दिया हुआ है, 63। क्या दिया हुआ है, 63 इंटू बताओ 5 डिवाइडेड बाई, इसके 5 मोल दिए हुए हैं एक्स के, 5 मोल, 5 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, प्लस पी नोट बी बताओ कितना दिया हुआ है, 73, और 10 डिवाइडेड बाई 15। आगे देखो 3, और ये कितना हो गया, 21, प्लस ये 2, ये कितना हो जाएगा, 3, और ये कितना हो गया, 26, और ये कितना हो गया, 52, तो ये कितना हो गया, 3, और ये कितना, 73। तो इसका मतलब ये हो गया कि पी नोट ए एक्स ए की वैल्यू पी एस से क्या आ गई है, ज़्यादा। और अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन। क्या शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन। तो इसके अनुसार कौन सा आंसर आएगा, 4th। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा कि विच अमंग द फॉलोइंग चूज द वंस द इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स बताने हैं। तो इसने दिया ए के अंदर देखो 212 डिवाइडेड बाई 106, तो इसमें कितने मोल हो गए, 2 मोल, और एक मोल में गिनो देखो 3 and 1 4, 4 and 2 6, तो एक मोल में 4 n एटम्स हैं, तो 2 मोल्स में कितने हो जाएंगे, 3 1 4 4 and 2 6, तो एक मोल में 6 हैं, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, 12 n एटम, 12 n एटम। अब देखो बी में क्या बोल रहा है ये कि 248 ग्राम ऑफ Na2O, तो 248 डिवाइडेड बाई 62, तो ये कितने मोल हो गए, 4 मोल। और अब देखो इधर कि एक मोल में 2 and 1 3, तो 4 मोल में कितने हो जाएंगे, 4 into 3 बताओ 12 n एटम। अब आप देखो इधर डी के अंदर अपन देखें तो 12 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितने हो गए, 6 मोल। तो 6 मोल, तो एक मोल में कितने एटम है, 2, तो 6 मोल में कितने हो जाएंगे, 6 into 2 बताओ कितना, 12 Na एटम। तो इसका मतलब कौन सा हो गया है, ए बी एंड डी, ए बी एंड डी ओनली। औरों को मैच करेंगे तो इसमें नहीं बनेंगे, क्योंकि जैसे 240 डिवाइडेड बाई 40, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 6 मोल, और 6 और हाँ, तो NaOH में देखो ये कितने मोल हो गए, 6 मोल, और इसमें कितने एटम है, 1 2 and 3, तो 6 into 3, तो बताओ 18 Na। और इसमें देखेंगे अपन तो 220 डिवाइडेड बाई 44, तो ये 10/2, तो ये 5, और इसमें 3 है, तो 5 into 3 15 Na। तो सिमिलर तो कहाँ पर हैं, ए बी एंड डी केवल। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बोल रहा है कि टी हाफ बताना है, टी हाफ दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर का कितना, 1 मिनट, कितना दिया हुआ है, 1 मिनट। देन द टाइम रिक्वायर्ड, टी 99.9% इसने पूछा है। अपन को पता है कि टी 99.9 इजिकल टू 10 इंटू टी हाफ होता है, तो ये कितना हुआ, 10 into 1, तो बताओ कितना मिनट हो गई, 10 मिनट। कितनी हो गई, 10 मिनट। आगे चलते हैं।
ये पूछा है इसने, तो इसने ये बोल दिया कि आर एच ये और ए नोट ये लेना है पिकोमीटर में। अब अपने को पता है ई एन इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होती है, लेकिन जब जूल में निकालेंगे तो इसने ये बोला कि 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल। ये तो फॉर्मूला लेना है ई एन का, और आर के लिए अपने को पता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन में जेड होता है जो एंगस्ट्रॉम में होता है। इसने पिकोमीटर में लाने के लिए 529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन में जेड ये काम लेने के लिए कहा। अब अपने को मालूम है कि जब मैं लिथियम के लिए कैलकुलेट करूंगा, किसके लिए, लिथियम के लिए, तो तुम देखो इधर बात सुनना कि ये लिथियम है, ये कौन है, लिथियम। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर जेड तो कितना हो गया 3, और फर्स्ट बोर है ऑर्बिट के निकालना है तो n बराबर 1। तो देखो ई एन इज इक्वल टू, फॉर्मूला कौन सा लेना है, 2.18 इंटू 10⁻⁻8, और लिथियम का कितना हो गया 9। अरे यस या नो, ये हो गया। तो अब अपन इसको जब गुना करेंगे तो ये बनेगा -9.62 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ये तो हो गया ये लिथियम का। और फिर इसकी जो रेडियाई है वो बताओ 52.9 इंटू बताओ फर्स्ट ऑर्बिट और 1/3। तो ये जो आर एन बनेगी ये कितनी बनेगी, 17.6 पिकोमीटर। अब उसने पूछा किसका है, हीलियम का। तो हीलियम के अंदर अपन देखेंगे, बताओ इसका जो जेड है वो तो कितना है 2, और जेड तो कितना है 2, और जो इसका एन है वो कितना है 1। तो बताओ इसकी जो ई एन होगी वो तो होगी माइनस वो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 और जेड स्क्वायर तो बताओ ये कितना है 4। तो अब देखो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -872 इंटू 10⁻⁻18 जूल। अब आर एन है वो कितना है 52.9 इंटू एन स्क्वायर बताओ कितना है 1, और जेड कितना है इसका 2। तो सब बताओ कितना हो गया 26.4 पिकोमीटर। तो कौन सा आंसर बनेगा, थर्ड। आगे चलते हैं, इजी से क्वेश्चन है, बिल्कुल फिजिकल के तो कॉपी में से क्वेश्चन आए हैं एजीटीज, तो इसमें तो ऐसा कोई था ही नहीं जो अपने को नहीं आ रहा होगा। तो तुम देखो ये इसने दिया सेकंड इनवर्स, तो बताओ के की वैल्यू दी 0.03 सेकंड इनवर्स। तो बताओ टी निकालना है, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में के 0.03 इंटू log 10 बेस ए नोट अपॉन में 80। तो बताओ ये 7.2 मोल कंसंट्रेशन रिड्यूस। तो बताओ 7.2 डिवाइडेड बाई 0.9। तो अब अपने को मालूम है कि ये कितना बनेगा। तो देखो T इज इक्वल टू 2.303 इंटू ये बनेगा log 8, कितना बनेगा log 8, और 2.303 और ये log 8 की वैल्यू 0.90। इसको सोल्व करेंगे तो ये 69.3 सेकंड में इसका आंसर बन जाएगा। बात क्लियर है। और अपन इसको सोल्व करा, ये आएगा यहाँ पे 0.03 भी आएगा। इसको सोल्व अपन करेंगे तो ये कितना बना 3, तो 2.303 इंटू 3 तो ये 69.3 आंसर, 69.3 आंसर। तो ये बन जाएगा आंसर। क्लियर है, अरे यस या नो। तो आगे चलते हैं कि ये पूछा, अपने को पता है कि टीबी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू टीबी ऑफ सॉल्वेंट प्लस में डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी होती है वो आई इंटू एम इंटू के बी। ठीक है, अब आई सबसे ज़्यादा किसका है 0.01 एम, क्योंकि आई इज इक्वल टू एन होता है, क्योंकि एल्फा कितना दिया है 100%, अगर कुछ नहीं बोला है तो इसका आई तो कितना हो गया 3, इसका 1, इसका भी 1 और इसका 2। तो अब देख लो सबसे ज़्यादा आई उसका है तो डेल्टा टी बी सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी 3 इंटू 0.01, और के बी तो के बी है ही, तो ये हो जाएगा 0.03 के बी। तो सबसे ज़्यादा क्यों कौन हो गया, कौन सा, क्योंकि ये इसमें ऐड होएगी तो टी बी ऑफ सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा हो जाएगा 0.01 एम।
Na2SO4। आगे चलते हैं। इसने पूछा बिल्कुल वेरी इजी क्वेश्चन कि KO2 है, अपने को पहले से ही पता है कि K प्लस O2 माइनस, सुपर ऑक्साइड है तो K के ऊपर तो कौन सी आ गई +1। फिर बोल रहा है H2O2 परोक्साइड, हाइड्रोजन परोक्साइड है तो ये O2 माइनस 2 तो 2x माइनस इजिकल टू -2 तो x इजिकल टू -1। ऑक्सीजन की क्या आ गई -1। और H2SO4 में पूछ रहा है सल्फर की तो +2 + x -8 तो x इजिकल टू x -6 इजिकल टू 0, x इजिकल टू +6। बोलो आंसर। तो अब अपन ये पूरे हो गए। तो 2025 का जो पेपर था मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल केमिस्ट्री ऐसे ठीक ठाक आई है, फिजिकल बिल्कुल ही मतलब इजी सी थी, फॉर्मूला बेस्ड थे क्वेश्चन सारे। तो इसी के साथ थैंक यू, आपने पीसीबी के बच्चों ने बहुत अच्छा किया होगा, ऐसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।